लंदन की सर्द रात अपने पूरे रहस्य के साथ शहर पर उतर चुकी थी। कोहरे की मोटी चादर सड़कों को निगलती जा रही थी और गैस लैंप की धुंधली रोशनी उस धुएं को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। 221 बी बेकर स्ट्रीट की खिड़की से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। कमरे के भीतर लंबी काया वाला, तेज नजरों वाला एक व्यक्ति अपनी कुर्सी पर झुका बैठा था। वे थे शर्लॉक होम्स। उनके सामने आग के पास बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख रहे थे उनके विश्वस्त मित्र डॉक्टर जॉन वॉटसन। कमरे में सन्नाटा था, जिसे केवल जलती लकड़ियों की चटक और होम्स की पाइप से उठते धुएं की लकीरें तोड़ रही थीं। तभी अचानक दरवाजे पर तेज और घबराई हुई दस्तक गूंजी। वो दस्तक किसी साधारण आगंतुक की नहीं थी। उसमें भय था, जल्दबाजी थी और सहायता की पुकार थी। कुछ ही क्षणों बाद कमरे में एक युवा महिला दाखिल हुई। उसका चेहरा सफेद बढ़ चुका था, हाथ कांप रहे थे और आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने अपना परिचय लेडी एलिनर ग्रेव्स के रूप में दिया। उसकी आवाज़ टूट रही थी जब उसने बताया कि उसके परिवार की सबसे अनमोल धरोहर, एक दुर्लभ और ऐतिहासिक नीलम, उसकी निजी कक्ष से गायब हो गया है। वो नीलम केवल एक रत्न नहीं था, बल्कि ग्रेव्स परिवार की प्रतिष्ठा और इतिहास का प्रतीक था। वो कई पीढ़ियों से सुरक्षित रखा गया था और उसके गायब होने का अर्थ केवल चोरी नहीं, बल्कि अपमान और संभावित बदनामी भी था। होम्स ने बिना समय गवाए अपने तीखे प्रश्न शुरू किए। कमरे में कौन था? किसे उस कक्ष तक पहुंच थी? क्या किसी पर हाल में कर्ज या दबाव था? क्या कोई खिड़की खुली मिली? हर छोटी बात उनके लिए महत्वपूर्ण थी। लेडी एलेनर ने बताया कि घर में उनके चचेरे भाई एडवर्ड, वर्षों से सेवा कर रही नौकरानी मैरी और निजी सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। दरवाजे पर जबरन प्रवेश का कोई निशान नहीं था। खिड़कियां अंदर से बंद थीं, मानो नीलम हवा में गायब हो गया हो। अगली ही सुबह कोहरे से ढके लंदन को पार करते हुए होम्स और वॉटसन ग्रेव्स मैंशन पहुंचे। हवेली विशाल और प्रभावशाली थी, लेकिन उस समय उसके वातावरण में भय और संदेह की गंध थी। होम्स ने उस कमरे का निरीक्षण शुरू किया जहां से नीलम गायब हुआ था। पहली नज़र में सब व्यवस्थित था, कोई टूटी चीज नहीं, कोई उलट-पुलट नहीं। लेकिन होम्स की आंखें साधारण आंखें नहीं थीं। उन्होंने कालीन पर हल्का सा गीला दाग देखा जो लगभग अदृश्य था। खिड़की के पास लकड़ी की चौखट पर बहुत महीन खरोंच थी और मेज के नीचे उन्हें मोम का एक छोटा सा टुकड़ा मिला, जो सामान्य घरेलू मोमबत्ती से अलग प्रतीत होता था। वॉटसन को कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, लेकिन होम्स के चेहरे पर वही हल्की मुस्कान आ गई जो किसी गहरे रहस्य के खुलने से पहले आती थी। उन्होंने मिट्टी के उस हल्के दाग को उंगलियों से छुआ, सूंघा और कहा कि ये साधारण बगीचे की मिट्टी नहीं है। इसमें नदी किनारे की गीलापन और काई की गंध है। ग्रेव्स मैंशन के पीछे थोड़ी दूरी पर एक पुरानी नदी बहती थी, लेकिन सवाल ये था कि बंद कमरे में नदी की मिट्टी कैसे आई। उन्होंने एडवर्ड से बातचीत की। एडवर्ड शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बेचैन थीं। उसने बताया कि वो रात को अपने कमरे में था और सुबह शोर सुनकर बाहर आया। होम्स ने उसके जूतों पर नजर डाली। जूते साफ थे, पर उनकी एड़ी के किनारे में जमी सूखी परत कुछ और कहानी कह रही थी। उसी समय उन्होंने मैरी से भी प्रश्न किए। वो डरी हुई थी, पर उसकी बातों में स्थिरता थी। सुरक्षा अधिकारी ने भी अपनी ड्यूटी का विवरण दिया, लेकिन उसमें एक छोटा सा अंतर था। रात के लगभग 2 बजे उसने पीछे के दरवाजे के पास हल्की आहट सुनी थी, जिसे उसने हवा का शोर समझकर नजरअंदाज कर दिया था। होम्स ने घर के प्रार्थना कक्ष का भी निरीक्षण किया। वहां इस्तेमाल होने वाली मोमबत्तियों का रंग और बनावट ठीक वैसी ही थी जैसा मेज के नीचे मिला मोम का टुकड़ा। एडवर्ड अक्सर उस प्रार्थना कक्ष में देर रात तक बैठा करता था। ये बात नौकरानी ने अनजाने में बता दी। धीरे धीरे चित्र स्पष्ट होने लगा। कमरे में जबरन प्रवेश नहीं हुआ था, क्योंकि चोर को चाबी की जरूरत नहीं थी। उसे घर के हर हिस्से की जानकारी थी। नदी की मिट्टी ये संकेत दे रही थी कि नीलम कहीं दूर नहीं ले जाया गया, बल्कि पास ही छिपाया गया है। उस शाम होम्स ने सबको ड्राइंग रूम में इकट्ठा किया। वातावरण भारी था। लेडी एलेनर की आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। एडवर्ड की उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं। होम्स ने शांत स्वर में कहना शुरू किया कि ये चोरी बाहर से नहीं हुई। ये काम किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसे पता था कि नीलम कहाँ रखा है, और जिसे ये भी मालूम था कि बिना शोर किए उसे कैसे निकाला जाए। उन्होंने बताया कि नदी की मिट्टी जूतों से आई और जूतों पर वो परत अभी भी मौजूद है। उन्होंने मेज के नीचे मिला मोम का टुकड़ा दिखाया और कहा कि ये उसी विशेष मोमबत्ती का हिस्सा है जो प्रार्थना कक्ष में जलती है।
और उस रात प्रार्थना कक्ष में एक मोमबत्ती आधी जली मिली थी, जबकि वहां कोई प्रार्थना निर्धारित नहीं थी। एडवर्ड का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। होम्स ने आगे कहा कि आर्थिक संकट आदमी को अंधा बना देता है। शहर में एडवर्ड के कर्ज की चर्चा थी और हाल ही में उसे बड़ी रकम की सख्त जरूरत थी। नीलम बेचकर वो अपने सारे कर्ज चुका सकता था। जब सबूतों का भार उस पर पूरी तरह आ गिरा तो उसकी हिम्मत टूट गई। उसने स्वीकार किया कि उसने रात में नीलम निकाला, प्रार्थना कक्ष में मोमबत्ती की रोशनी में उसे छिपाने की योजना बनाई और फिर पीछे के रास्ते से नदी किनारे जाकर एक पुराने ओक के पेड़ की जड़ों के नीचे उसे दबा दिया। उसका इरादा था कि कुछ दिनों बाद शहर छोड़कर वो उसे बेच देगा। अगली सुबह पुलिस की उपस्थिति में नदी किनारे खुदाई की गई और वही नीलम सुरक्षित बरामद हुआ। लेडी एलेनर की आंखों में राहत के आंसू आ गए। परिवार की प्रतिष्ठा बच गई थी और एक गंभीर संकट टल गया था। एडवर्ड को हिरासत में ले लिया गया। हवेली का भारी वातावरण धीरे धीरे हल्का होने लगा। जब होम्स और वॉटसन बेकर स्ट्रीट लौट रहे थे, लंदन का कोहरा फिर से सड़कों को ढक चुका था। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए वॉटसन ने पूछा कि उन्हें सबसे पहले शक किस पर हुआ। होम्स ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि अपराध अक्सर वहीं जन्म लेता है जहां लालच और अवसर मिलते हैं। बंद कमरा किसी जादू का परिणाम नहीं होता, वो केवल विश्वास का दुरुपयोग होता है। जिसने सबसे अधिक लाभ उठाना था वही सबसे अधिक जोखिम उठाने को तैयार था। 221B की खिड़की से फिर वही पीली रोशनी बाहर आ रही थी। आग जल रही थी, पाइप से धुआं उठ रहा था और लंदन के अनगिनत रहस्यों में से एक और रहस्य सुलझ गया था। वॉटसन अपनी डायरी में इस पूरे प्रकरण को दर्ज कर रहे थे, ये जानते हुए कि आने वाले वर्षों में लोग इन घटनाओं को पढ़ेंगे और आश्चर्य करेंगे कि किस तरह एक तेज दिमाग और सूक्ष्म निरीक्षण ने असंभव प्रतीत होने वाले रहस्य को सुलझा दिया। बाहर कोहरा था, अंधेरा था, लेकिन बेकर स्ट्रीट के उस छोटे से कमरे में सत्य की लौ हमेशा की तरह जल रही थी। और जब तक वो जलती रहेगी, अपराध चाहे जितना चतुर क्यों ना हो, अंततः पराजित ही होगा।